तो एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी टीजीटी एवं पीजीटी भूगोल यानी जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ठीक, तो आज इस वीडियो में या इस क्लास में हम लोग पृथ्वी का ऊष्मा बजट और वायुमंडल का ऊष्मा बजट पढ़ेंगे। इससे पहले आप अगर देखे होंगे तो वायुमंडल का 3 वीडियो पहले से अपलोड हो गया है। ये आज चौथा वीडियो है शायद, और अभी 1-2 वीडियो इस पर होगा, तब आपका जाकर वायुमंडल पूरा होगा। तो अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में उन्हें देख सकते हैं। आइए हम लोग अपने आज के अध्याय को आरंभ करते हैं, जो कि हमारा है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ठीक, तो आपके पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ऊष्मा बजट है क्या। तो आप जानते हैं जैसे हमारा, आपका या हमारी सरकार का, सबका अपना बजट होता है, यानी आपके आय व्यय का पूरा लेखा जोखा या ब्यौरा, यही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। यानी कितना आपकी इनकम हुई, कितना आपने व्यय किया और कितना आपके पास बचा, इन सब का जो पूरा का हिसाब किताब होता है, यही क्या आपका बजट होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपके पृथ्वी की जो इनकम है, यानी जो सूर्य से आपका प्रकाश आता है, वो इसकी इनकम है। तो कितना प्रकाश सूर्य से इसके पास आया, कितना यहाँ पहुंचा, और इस प्रकाश का पृथ्वी ने या हमारे धरातल के द्वारा या हमारे वायुमंडल के द्वारा कितना व्यय किया गया, तो इसी का पूरा जो इसमें आपका हिसाब किताब लगाया जाएगा, यही आपका पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे आपका ये होता है। ये हमारे सूर्य देवता हैं। आप जानते हो समस्त आपके वायुमंडल में और आपके समस्त सौर मंडल में ऊर्जा का एक प्रधान स्रोत जो आपका है वो आपका सूर्य है। तो सूर्य से ही पृथ्वी को ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो यह ऊष्मा हम मान लेते हैं, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, सूर्य का जो विकिरण है उससे 1/2 अरबवां भाग आपके पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो उसको हम 100% मान लेते हैं। यानी आपके सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है, इसको ऐसे हम दर्शाते हैं, जो आपके सूर्य से प्रकाश आता है हमारी पृथ्वी पर, इसको हम मान के चलते हैं कि आपका कितना है, 100% है। अब यह 100% प्रकाश आपका सूर्य से चलता है तो सबसे पहले हमारी वायुमंडल के वायु भाग में पहुंचता है, यानी जहां तक हमारा वायुमंडल है। तो इस वायुमंडल द्वारा क्या होता है, आप देखेंगे कि 6% आपका वायु परत द्वारा, यानी यहां पे इसको लिखते हैं वायुमंडल की वायु परत द्वारा आपके 6% परावर्तन हो जाता है। ये आपका प्रश्न बनता है कि हमारे वायुमंडल में पहुंचने से पहले या हमारे वायुमंडल के वायु भाग से कितना भाग परावर्तित होता है सूर्य के प्रकाश का, तो 6% ये परावर्तन हो जाता है। उसके बाद हमारा प्रकाश आगे बढ़ता है। तो ये देख रहे हैं हमारे क्षोभ मंडल में जो हमारे बादल हैं, ये हमने बादल बनाया छोटा छोटा। तो इन बादलों पे जब प्रकाश पड़ता है तो ये बादल क्या करते हैं, ये 27% परावर्तन करते हैं। ठीक, तो ये 27% परावर्तन आपके बादलों द्वारा हो जाता है। अब उसके बाद प्रकाश आगे बढ़ता है तो सबसे पहले कौन मिलता है, तो हमारे धरातल की जो पर्वत चोटियां हैं, यानी हमारे धरातल की जो ऊंची ऊंची चोटियां, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, या आपके अन्य जितने भी आपकी ऊंची पर्वत चोटियां हैं, उन पर आपका प्रकाश आता है। तो आप जानते हैं कि पर्वत चोटियों पे आपकी बर्फ से आच्छादित होती हैं, और उस पर जैसे ही आपका बर्फ जो है वो प्रकाश का अच्छा परावर्तक भी होता है। तो जैसे इन चोटियों पर आपका प्रकाश पड़ता है, ये भी उसको रिफ्लेक्ट मार देता है, यानी यहाँ भी परावर्तन होता है। तो पर्वत चोटियों से आपका हो जाता है 2% परावर्तन। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कि कितना परावर्तन हुआ डायरेक्ट, जो सीधे शून्य में वापस कर दिया गया, यहाँ बिना वायुमंडल में किसी योगदान के। तो 6% आपका वायुमंडल के वायु परत से, 27% आपका बादलों द्वारा, 2% आपका चोटियों द्वारा। ठीक,
तो यहाँ पर देखेंगे टोटल आपका आ गया, देखेंगे तो 27 + 6 + 2% बराबर आपका आ जाएगा 35%। यानी 35% आपका जो प्रकाश है, जो ऊष्मा है आपकी, वह सीधे परावर्तन हो जाती है, सीधे परावर्तित। 35% ऊष्मा सीधे आपके ऊपर से ही परावर्तित हो गई। इसका मतलब कि 35% जो आपकी ऊष्मा है उसका हमारे वायुमंडल और हमारी पृथ्वी को गर्म करने में या उसके ताप में कोई योगदान नहीं होता है। अब 100 में जब हम 35 घटाएंगे तो हमारे पास बचा कितना, 65% आपका ताप बचा। ठीक, अब ये जो 65% हमारे पास बचा हुआ है, तो अब ये नीचे वायुमंडल में आएगा, यानी क्षोभ मंडल के और करीब आएगा। तो आप देखेंगे कि इस वायुमंडल में हमने पहले बताया पिछले वीडियो में कि धूल कण होते हैं, आपके राख कण होते हैं, नमक कण होते हैं, उल्का कण होते हैं, गैसें होती हैं, इतने तमाम अवयव आपके, जलवाष्प होता है, ये अवयव आपके वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। ठीक, तो इस 65% में से आप देखेंगे 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो जाता है। यानी जो 65% आपका ये आया था, इसमें से 14% आपके वायुमंडल द्वारा सोख लिया गया। अब आपके पास बचा कितना, 64 में 15 घटाए, 14 घटाएंगे 65 में, तो आपका बचेगा 51%। ठीक, अब यह 51% आप देखेंगे, ये 51% जो आपका प्रकाश आया, ये आपके धरातल पर आया। 51% ऊर्जा या ऊष्मा आपके पृथ्वी को प्राप्त हुई। अब यही 51% यहां लिख लेते हैं, पृथ्वी को प्राप्त, यानी 51% आपकी ऊष्मा ये आपके पृथ्वी को प्राप्त हुई। अब यही इसकी टोटल इनकम हुई। अब यहां से आपसे प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी को सूर्य से आने वाली ऊष्मा का कितना परसेंट मिलता है, तो 51%, यानी पृथ्वी की इनकम कितनी हो गई, 51% हो गई। यही इसका ऊष्मा बजट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि ये 51% पा गई उसको अपने पास रख लेगी। तो जैसे आप जानते हैं हमारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, वो डेली जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, यानी जितना उनका इनकम हुई उतना व्यय कर दिए, बचाते कुछ नहीं है। ऐसे कुछ लोग मजबूरी में करते हैं तो कुछ लोग अपने शौक में करते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी क्या करती है, ये भी कुछ नहीं बचाती है। 51% इसके पास आया और 51% का ये पुनः आपके वापस भेज देती है अंतरिक्ष में या शून्य में आपका। अब ऐसा नहीं करती है कि पृथ्वी अपने शौक या मजबूरी में, अगर ऐसा ना करती तो पृथ्वी का अगर थोड़ा मतलब ऊष्मा का थोड़ा भी ताप अगर बचाती, तो जब से पृथ्वी की आयु है अभी तक पृथ्वी हमारी बहुत गर्म हो जाती। इसीलिए आप देखेंगे इसी वजह से हम आप हैं। अगर ये ऊष्मा का 100% परावर्तन न करती तो आज हम आप यहाँ पे इस क्लास को पढ़ने के लिए ना होते। ठीक, तो इसका मतलब पृथ्वी हमारे लिए करती है, यानी आपके ऊष्मा का परावर्तन। तो 51% पृथ्वी को प्राप्त हुआ, 51% आपके पृथ्वी की इनकम हुई। ठीक, तो अब हम देखते हैं इस इनकम का पृथ्वी मतलब करती क्या है, इसको यहां पे हम लोग समझेंगे। अब टोटल मिला आपका 51%। 51% को पृथ्वी क्या करेगी, अपने ऊष्मा संतुलन को बनाने के लिए, यहां पर आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं कि पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन, अब यहीं से इसका संतुलन बनेगा, यानी 51% आपकी ये पा गई है। अब इस 51% का करेगी क्या। ठीक, तो 51% में यहाँ दो रूपों में आप समझिएगा, ठीक है ना। तो पहला रूप आपको हम बता देते हैं, जो यहां पर आप देखेंगे, नंबर 1, ये विकिरण के माध्यम से परावर्तन करेगी। विकिरण द्वारा परावर्तन। दूसरा आपका आएगा
विक्षोभ में खर्च। तीसरा आपका आएगा जल वाष्प में खर्च। जल वाष्प में खर्च, यानी 3 प्रकार से आपकी पृथ्वी क्या करेगी, ऊष्मा को खर्चा कर देगी। यानी 51% जो इसकी इनकम हुई है, इस 51% को इन 3 मदों पर वो व्यय कर देगी। मद ही कहेंगे क्योंकि इसी पर वो व्यय कर रही है। तो यहां पर देखेंगे कितना व्यय करेगी। ठीक, तो यहां पर विकिरण के द्वारा 23% और विक्षोभ के द्वारा 9%। अब बचा कितना इसका, 23 9 कितना होगा आपका, 32 होगा। ठीक है ना, 23 9 आपका 32। अब बचा यहाँ पे कितना, 32, यानी आपका 19 बचा। तो 19% आपका ये जलवाष्प या वाष्पीकरण इसे कहेंगे, वाष्पीकरण में खर्च कर देगी। तो इस प्रकार तीनों को जब हम जोड़ लेंगे ऐसे, तो आपका कितना आ जाएगा, 51%। यानी 51% क्या हो गया इसका, व्यय हो गया। अब देखिए इनकम कितना हुई थी, 51%, व्यय कितना हो गया, 51%। तो बचा पृथ्वी के पास कितना, 0, यानी ऊष्मा बची आपकी 0, 0 बचत। बात समझ गए, यानी पृथ्वी के ऊष्मा की बचत कितनी हुई, 0 हुई। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये आपके पृथ्वी के ऊष्मा बचत का पूरा साइकिल रहा। एक बार इसको हम पुनः समझ लेते हैं कि कैसे आपका ये था। इसके बाद हम देखेंगे वायुमंडल का बचत। ठीक, आइए एक बार इसको दोहरा लेते हैं। ये हमारा सूर्य है, सूर्य से आपकी 100% ऊष्मा चलती है, जिसमें से आपका वायुमंडल की वायु परत द्वारा 6% परावर्तन, बादलों के द्वारा 27% परावर्तन और आपके पर्वत चोटी द्वारा 2% का परावर्तन। टोटल आप देखेंगे 35% आपका परावर्तन हो गया। अब बच्चा आपका 65%। उसके बाद आपके वायुमंडल में जब आती है, जहां पर धूल कण जलवाष्प गैसें होती हैं, वहां पर आपके 14% वायुमंडल के द्वारा अवशोषण हो गया। अब आपका बचा 51%, यानी 51% ही आपके पृथ्वी का वास्तविक इनकम हुई। ठीक, अब इस 51% को अपने पास नहीं रखेगी, उसका वो व्यय करेगी। तो इस 51% का व्यय कैसे करेगी, यानी पृथ्वी अपना संतुलन कैसे बनाएगी, तो 51% का व्यय वो 3 मदों पे करती है। पहला आपका है विकिरण द्वारा परावर्तन 23%, विक्षोभ पे खर्च आपका 9% और जलवाष्प पे खर्च आपका 19%। ये टोटल उसने 51% आपका व्यय कर दिया। अब उसके बाद बचा कितना, 0। तो इस वजह से पृथ्वी दिन में गर्म होती है, रात में भी अपने संवहन के द्वारा वो गर्म रहती है। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी अपना संतुलन मेंटेन रखती है। अब आइए हम देख लेते हैं कि आपके वायुमंडल का संतुलन या उसका बजट कैसे है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। आइए आइए अब हम देखते हैं कि आपके वायुमंडल का ऊष्मा बजट क्या है। वायुमंडल का ऊष्मा बजट। पृथ्वी का हमने देख लिया, वायुमंडल का देखते हैं। यहां पर आप देखोगे हमने बताया कि जो हमारा वायुमंडल है वो 100% में आपने बताया कि जो सूर्य से 100% ऊष्मा आती है, इसमें से वायुमंडल द्वारा अवशोषण जो होता है वो आप देखेंगे तो 14% होता है। यानी 14% इसकी इनकम कहां से हुई, सौरिक विकिरण द्वारा, सौर विकिरण से। ये आपके सब प्रश्न हैं। सौर विकिरण से कितना मिला, 14%। अब आपका 34% मिला पार्थिव विकिरण से। %34 आपका पार्थिव विकिरण से। तो टोटल आपका कितना हो गया, 48%। ठीक, यानी आपके वायुमंडल की इनकम कितनी हुई, ये आपका हो गया वायुमंडल को प्राप्त। तो वायुमंडल को कितनी ऊष्मा मिली है, 48% मिली। 48% में आप देखेंगे 14% सौर विकिरण से मिली है
और 34% आपका पार्थिव विकिरण से मिली है। तो आपका वायुमंडल भी कोई उसमें अपने पास नहीं रखता है, वो भी किसी न किसी रूप में इसको अंतरिक्ष या शून्य में वापस कर देता है। तो अब हम देखेंगे वायुमंडल का संतुलन। वायुमंडल का ऊष्मा संतुलन। वायुमंडल का ऊष्मा संतुलन यहां पर हम देखेंगे तो आपका जो ये होगा कि ये कैसे आपका वापस करता है, ये भी आपके 4 माध्यमों से वापस करता है, ठीक है ना। पहला यहां पर देखेंगे आपके, पहला आपका है प्रवेशी सौर विकिरण। प्रवेशी सौर विकिरण, ठीक। नंबर 1 आपका हो गया प्रवेशी सौर विकिरण। दूसरा आपका होगा प्रभावी विकिरण। प्रभावी विकिरण। और आपका तीसरा होगा विक्षोभ, ठीक। पहला आपका प्रवेशी सौर विकिरण, तीसरा आपका, दूसरा आपका प्रभावी विकिरण, तीसरा आपका विक्षोभ होता है, विक्षोभ व संवहन, और चौथा आपका हो गया गुप्त ऊष्मा, ठीक। तो ये आपके 4 आधार बने जिस पर वायुमंडल अपनी 48% ऊष्मा का व्यय करता है। आप देखते हैं कि किस पर आपका कितना व्यय करता है, इस पर कितना कितना होता है। तो सौर विकिरण पे करता है, मतलब प्रवेशी सौर विकिरण पर ये आपका करता है 14% पे, ठीक। और दूसरा देखेंगे आपका जो प्रभाव है 6%, और विक्षोभ या संवहन पे खर्च करता है आपका 9%। वाष्पीकरण या गुप्त ऊष्मा में जो उसका व्यय होता है वो आपका होता है 19%, ठीक। तो इस प्रकार से देखेंगे हम यहां पर 14% प्लस 6% प्लस 9% प्लस 19%, ये जोड़ेंगे टोटल हमारा हो जाएगा 48%, यानी व्यय। तो टोटल में कितना हो गया 48%। इनकम कितनी हुई थी 48%। तो 48% आपके वायुमंडल का इनकम हुआ था और विभिन्न माध्यमों से आपके 48% का व्यय हो गया। इस प्रकार से जितना पाया था इसने भी अपना खर्चा कर दिया, ठीक। तो आइए एक बार इसको हम समझते हैं और दोहरा लेते हैं। वायुमंडल का ऊष्मा बजट आप देखेंगे 100 इसको मिला कितना था 48%, जिसमें से 14% इसको सौर विकिरण से प्राप्त हुआ था और 34% इसको पार्थिव विकिरण से प्राप्त हुआ था। अब ये 28% का व्यय करेगा, यानी अपना संतुलन बनाएगा। तो ये प्रवेशी सौर विकिरण पे आपका 14% खर्च करता है, प्रभावी विकिरण पर ये 6% खर्च करता है, और विक्षोभ या संवहन पर 9% खर्च करता है, तथा गुप्त ऊष्मा में ये 19% खर्च करता है। टोटल इसका खर्चा हो गया 48%। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पृथ्वी को जितना ऊष्मा मिली, हमारे वायुमंडल को जितनी ऊष्मा मिली, इन दोनों ने ऊष्मा को उसी माध्यम से किसी न किसी रूप में वापस कर दिया, ठीक। तो यही कारण है कि हमारी पृथ्वी दिन में गर्म होती है, रात में ठंडी होती है, तथा हमारे कुछ अन्य कारण है वायुमंडल CO2 वगैरह ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें हैं, जिनकी वजह से रात में भी हमारा धरातल का मतलब ऊष्मा मेंटेन रहती है। तो दूसरा चैप्टर आपका है। तो कुल मिला के यही आपका रहा पृथ्वी का ऊष्मा बजट और वायुमंडल का ऊष्मा बजट। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होंगी बातें। अगर कहीं पर कोई समस्या आपको थोड़ी सी भी लगती है तो शायद आप कमेंट कर सकते हैं और आपको उत्तर जरूर मिलेगा। और फिर अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो हमारा